जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा अभी ये जो है रिलेशंस विद इंडिया, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। रिलेशंस विद इंडिया जो है वो पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप बहुत कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रही है। पाकिस्तान एंड इंडिया लड़ाई करते रहे। 1947 48 में उनकी पहली जंग हुई। 1965 के अंदर उनकी दूसरी जंग हुई। 1971 के अंदर तीसरी जंग हुई। 1999 के अंदर उनकी चौथी जंग हुई, जो कि कारगिल वॉर कहलाती है, जो नवाज शरीफ के सेकंड एरा के अंदर हुई है। तो ये चार बड़ी जंगें हमारी हुई हैं। उसके अलावा हमारे इनके दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया दरमियान में रिलेशन वैसे भी खराब होते रहे हैं। इसके अलावा भी ये चार जो है हमारा मेन जंग है। लेकिन बड़ी जंग है जिसके अंदर हमारी बाकायदा फौज इन्वॉल्व हुई है, वो ये दो जंग, ये चार जंगें। तो 1947 के फौरन बाद ही पाकिस्तान इंडिया, अच्छा प्लीज रिमेम्बर कि फॉरेन रिलेशन से जो रिलेशन विद इंडिया, रिलेशन विद चाइना, इंडिया, जितने भी आगे हम पढ़ेंगे, वो ऐसा नहीं है कि हर चीज नई दफा आप पढ़ेंगे। वो जो हमने 1947 के बाद पाकिस्तान की जो आजादी के बाद से जो हमने चीजें देखी ना, जैसे अयूब खान एरा, जैसे दूसरे एरा, उन सब के अंदर भी वो चीजें ऑलरेडी कवर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अचानक ही हो गई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वो रिपीटिशन है, तो वो चीजें यहाँ पे भी लगेंगी और वो चीजें यहाँ पे भी रिपीट होंगी। तो रिलेशंस विद इंडिया के अंदर, तो 19 ये जो जो इंडस बेसिन ट्रीटी है, और जो पाकिस्तान के जो अर्ली प्रॉब्लम्स है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के अंदर आएंगे। वो ऑलरेडी पीछे आपके पास नोट्स में कवर हो चुके हैं, पिछली वीडियो के अंदर भी कवर हो चुके हैं। तो पहले तो वो आप शुरू करेंगे 1947 के फौरन बाद से। जो पाकिस्तान की जो सबसे पहला जो रिलेशनशिप हुआ, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया की जो पैसों का, फाइनेंशियल इश्यूज का, जो रेफ्यूजीज का जो क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के इशू क्रिएट हुआ। उसके बाद 1947 48 में ही इंडस बेसिन ट्रीटी, तो खैर 60 में हुई है, लेकिन उससे पहले ही उनके आपस में पानी का मसला हुआ, और पानी के मसले के ऊपर कायदे आजम का उनसे डिसएग्रीमेंट हुआ मेजर। लेकिन 1960 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में इंडस बेसिन ट्रीटी हुई, जिसकी वजह से हमारा सारा पानी जो है हमें हमें मिला है। सारा तो नहीं खैर, फिर भी काफी सारा पानी हमें मिला है। उसके अलावा हमें हमारा पानी इन्होंने अभी भी, तीन दरिया इन्होंने हमारे अभी भी रोके हुए हैं। फिर अगर आप आगे आए तो 1960s में, 65 में जो मेजर वॉर हुई है अयूब खान के जमाने में, वो मेजर वॉर, सबसे बड़ी वॉर मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में अगर देखा जाए तो एक तो दिनों के हिसाब से और नुकसान के हिसाब से 1965 की वॉर हुई है। और वो लाहौर और सियालकोट के रीजन के ऊपर, हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है पंजाब का, उसके ऊपर ये वॉर हुई है। और काफी सीरियस वॉर हुई है। इसके ऊपर काफी दिन चले हैं, तो 3 4 हफ्ते तक चली है ये वॉर। और इस वॉर के ऊपर इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट टैंक बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतना बड़ा टैंक बैटल नहीं हुआ जितना ये यहाँ पे हुआ है, 1965 की वॉर में हुआ है। उसके फिर 1965 में जब फाइनली ताशकंद ट्रीटी हुई, तो ताशकंद ट्रीटी के अंदर कश्मीर इशू के ऊपर हम लोगों का जो है वो जो लड़ाई झगड़ा था, उसके बाद हमने रिजॉल्व किया कि जी ये मसला हम आपस में बायलेटरली यूज करें, बायलेटरली इसको रिजॉल्व करेंगे। बायलेटरल का मतलब होता है कि बिटवीन टू पार्टीज, बायलेटरल। हम इसको दुनिया के अंदर ले जाएंगे नहीं, और पूरी दुनिया के सामने जाके इसको कोशिश नहीं करेंगे रिजॉल्व कराने की। फिर 1971 के अंदर जब बांग्लादेश आजाद की वहां पे चल रही थी तहरीक, और वहां पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हमारा वो चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। तो जमाने के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया ने उनकी मदद की, और इंडिया की फोर्सेस ने उनके साथ, उनकी फौजें वहां पे एंटर हुई। और इंडिया ने हमारी ईस्टर्न साइड के ऊपर भी कुछ, मतलब हमारी जो वेस्टर्न साइड है, इनके वेस्ट पाकिस्तान, तो उधर भी उसने हमला करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत हालात खराब हुए। और और इवेंचुअली पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश अलग हो गया। इसके ऊपर भी कहा जाता है कि इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया अगर ये ना करता तो शायद बांग्लादेश अलग ना होता। और काफी सारी चीजें थी कि जो इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट शो की है। फिर उसके बाद 1970s पूरा, और 1980s में, 1980s के अंदर इंडिया के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे चीज़ें होती रही, जिसके अंदर 1970s में भुट्टो साहब के दौर के अंदर, और एक एक मेजर इंसिडेंट ये हुआ कि भुट्टो साहब के दौर के अंदर 1974 75 के अंदर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर नेशन। न्यूक्लियर नेशन जब वो बन गया, तो उसके बाद पाकिस्तान को भी अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने की जरूरत पड़ी। और भुट्टो साहब ने कहा कि जी अब हमें न्यूक्लियर पावर बनानी पड़ेगी। और न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भुट्टो साहब ने
इनवाइट किया अब्दुल कदीर खान साहब को, जो कि उस वक्त आउटसाइड पाकिस्तान थे। उनको बोला कि पाकिस्तान आप आए और यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। तो और उसके बाद कऊटा जो फैसिलिटी है इस्लामाबाद के ऊपर, उसको इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट की, और फिर अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की उसमें लग गए। और फिर बिल आखिर 1990s के मिड में, अर्लीज में पाकिस्तान ने इस कैपेसिटी को हासिल कर लिया था। लेकिन फाइनली 1998 के अंदर 28 मई को पाकिस्तान ने चागी के अंदर, चागी जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एक पार्ट है, वहां पे पाकिस्तान ने बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम अब न्यूक्लियर नेशन हो गए। दैट वाज इन द रिस्पॉन्स ऑफ अगेन इंडिया, क्योंकि इंडिया ने 1998 के अंदर ही कुछ एक महीने पहले एक और बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी पावर शो की थी दुनिया को कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर को शो करते हुए फिर उन्होंने जो है अपने आप को, तो ये 70s में ये चलता, मतलब मैंने आगे बता दी न्यूक्लियर जो हमारी रिलेशनशिप थी उसकी वजह से फिर 1998 के अंदर हमने अपने आप न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर नेशन एज ए वर्ल्ड, क्या नाम है, एक्सेप्टेड न्यूक्लियर रिलेशन, जिसकी ऐसे में बहुत कॉन्सिक्वेंसेज भी, वो भी हमें देखते हैं आगे यूएसए के साथ, उसके साथ पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें चली। फिर 80s के दरमियान में जो है इंडिया पाकिस्तान में काफी टेंशन रही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर एक जियाउल हक के जमाने में एक पॉलिसी ये थी कि इंडिया का जो पंजाब है उसको अगर अलग करा दिया जाए, आजाद करा दिया जाए, जैसे कि इंडिया ने हमारे यहाँ कश्मीर आजाद कराया है, तो हम अगर पंजाब को आजाद करा देते तो कश्मीर ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर का जो कनेक्शन है इंडिया से वो थ्रू पंजाब है। और पंजाब के अंदर बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट थी पंजाब के लोगों में, जो सिख कम्युनिटी है उनको बहुत नाराजगी थी इंडिया की गवर्नमेंट से। इतनी ज्यादा नाराजगी थी कि उन्होंने इंडिया की एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी कत्ल किया था सिखों ने। तो ये बड़ा मसला था, और उसको कैश किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने उनकी चीजों को उनको सपोर्ट किया कि आप ये करें। तो 1980s के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की टेंशन थी, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करता था और लोगों को ट्रेडिंग वगैरह सब चीजें करता था। तो वो उनको इंडिया के इंटेलिजेंस को पता था, वो कहते थे भी थे कि आप हमारी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत खराब थे। इसीलिए ये बीच में जो 1987 के अंदर क्रिकेट डिप्लोमेसी का जो छोटा सा पार्ट है वो यही हुआ था कि उस वक्त बहुत हाई टेंशन थी। और जो राजीव गांधी थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, इन पाकिस्तान से, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर, वो उनके प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक, वहाँ पे अचानक जयपुर जो थे वो चले गए थे देखने के लिए, क्या नाम है, क्रिकेट मैच, ताकि उससे उससे बड़ा एक ईजमेंट ऑफ टेंशन हुई थी बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये एक क्वेश्चन है 14 मार्क का जो कि आ चुका है, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द रेफरल ऑफ द कश्मीर इशू टू यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट फॉर न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन व्हाई। ये बहुत ही डिटेल में एक आंसर आ चुका है कि कश्मीर इशू जो है वो क्यों पाकिस्तान के लिए वहां पे ले जाना जरूरी था। यू मे एग्री विद द कश्मीर इशू, यूनाइटेड स्टेट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द न्यू स्टेट पाकिस्तान जॉइन द यूनाइटेड नेशंस टू ड्रॉ देयर अटेंशन टुवर्ड्स कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि कश्मीर से पाकिस्तान का लिंक ये है कि कश्मीर से सारी वाटर रिसोर्सेज आ रही हैं और पानी के दरिया आ रहे हैं। दरिया अगर हमारे साथ कनेक्टेड ना हो तो हमारा सारा का सारा इशू, सारा सारा का सारा जो हमारी एग्रीकल्चर है वो खराब हो जाती है। तो कश्मीर इशू को, ये आप कह लीजिए कि कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए, कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए, कश्मीर को पाकिस्तान के फेवर में लाने के लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन की थी, और उन्होंने उसको हाईलाइट भी किया था 1947-48 में। United Nations ordered the plebiscite to be held for all the Kashmiri in 1948। प्लेबिसाइट का, तो प्लेबिसाइट का मतलब ये था कि जी का रेफरेंडम कराया जाए कि कश्मीरी उसको क्या चाहिए। अच्छा, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को हाईलाइट करा के डेमोक्रेटिकली ये रेजोल्यूशन करवा ली थी कि वहां पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। मगर इंडिया ने शुरू में एग्री तो किया, उस वक्त उनके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था ये बिल्कुल सही है, कश्मीर के लोगों से पूछा था। लेकिन कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट आज तक 1948 से लेकर 2024 तक, 76 ईयर्स में आज तक प्लेबिसाइट कभी भी हेल्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसको प्लेबिसाइट कराने के लिए पाकिस्तान ये कहता है कि ये प्लेबिसाइट इंडिया नहीं कंडक्ट कराएगा, ये प्लेबिसाइट इंटरनेशनल कम्युनिटी आके यूनाइटेड नेशंस कंडक्ट कराए, उनके ऑफिसर्स और उनकी फोर्सेस हो। लेकिन वो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ट्रू फीलिंग्स ऑफ कश्मीरीज हैव नेवर बीन properly and judged through election। A ceasefire was arranged 1947-48 में, जो कश्मीर के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी थी और लोग, हमारे जो लोग थे चले गए थे, तो उनका सीज फायर प्रॉपरली हुआ था 1949 के अंदर, जो उसकी आज तक एलओसी कहलाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। द सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल हैज बीन सुपरवाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस 1949। ये भी पाकिस्तान का फायदा हुआ वहां पे यूनाइटेड नेशन में ले आने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने उसको आज तक उसको
वो किया हुआ है, सुपरवाइज किया हुआ है, और उसको वो लेके चल रहे हैं। प्लेबिसाइड का मतलब होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है सिंपल यस एंड नो क्वेश्चन, कि पाकिस्तान कि कोई भी लोग क्या कहता थे। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में प्लेबिसाइड का मतलब ये था कि कश्मीर में तमाम लोगों को जो भी वोट देने के लायक हैं, वोटर्स हैं, उनको ये पूछा जाए कि आपको पाकिस्तान चाहिए, आपको इंडिया चाहिए, या आपको अपना अलग मुल्क बनाना है। दैट इज कॉल्ड प्लेबिसाइड। Plebiscite referendum, it is a kind of a process through which to ask for the opinion of the general public, ये मतलब है इसका। सीज फायर लाइन जो है आज तक वो यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज कर रही है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है। काउंटर आर्गुमेंट, कश्मीर इशू अभी तक अनरिजॉल्व है, और मतलब यूएन जाने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। प्लेबिसाइड आज तक इन्फोर्स नहीं हुआ है, तो काउंटर आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। देयर हैव बीन फर्दर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के ऊपर 65 में भी जंग हुई, 71 के अंदर भी कुछ चीजें हुई, और कारगिल का इशू जो 1999 में हुआ था, वो भी इसी के बेस पे हुआ था। देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स ओवर द सीज फायर लाइन। उस वक्त से आज तक हम कई दफा सीज फायर लाइन के ऊपर लड़ चुके हैं, और अभी लास्ट जो 2019 के अंदर हुआ था सीज फायर लाइन के ऊपर, जब वो अभिनंदन वाला इशू हुआ था, वो भी इसी फायर लाइन में हुआ था, फरवरी 2021। कायदे आजम रिलीफ फंड क्रिएटेड टू हेल्प रेफ्यूजीज। कायदे आजम मतलब अदर इंपॉर्टेंट इशूज जो थे कश्मीर के बिसाइड, वो ये भी इन्होंने रिजॉल्व किए थे। इन जुलाई 48 कायदे आजम स्टेट बैंक। ये ओरिजिनल मार्किंग स्कीम में से मैं सवाल के आंसर्स पढ़ रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 14 मार्क का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। द न्यू पाकिस्तान सिविल सर्विसेज टू कंट्रोल ओवर द एसेट्स ड्यू टू देम। और द कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाज टेम्परेरी अग्रीड ऑन 48 एंड रिजॉल्व 1949 5960। अच्छा, ये रिलेशंस विद बांग्लादेश है 1971 से लेके। जब मैं इसको स्किप करके जरा उस पे आ रहा हूँ, रिलेशंस विद यूएसए के ऊपर, इसका बहुत ही एक लंबा पीरियड है हमारा, और ये काफी सारी चीजें इसको कंप्रेस करके हमने इसके अंदर लिखी हैं। तो आप इसको जरा देख लीजिए कि पाकिस्तान और यूएसए के जो जो ताल्लुकात हैं, वो 1950 में ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला मेजर स्टेप लिया था टुवर्ड्स अमेरिका, वो लियाकत अली खान ने लिया था, कि यूएसएसआर उन की इनविटेशन थी और यूनाइटेड नेशंस की इनविटेशन थी। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन से अल्लामा इकबाल चले गए थे, यूएसएसआर जाना नहीं हुआ उनका। मई 1950 में उनकी पहली विजिट हुई है लियाकत अली खान की, और उसके बाद जो है बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं। सबसे बड़ा बड़ा और मेजर जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड यूएस, अमेरिका एंड पाकिस्तान वाज both countries signed the MDA, Mutual Defense Assistance Agreement, MDA 1954। This was the first major agreement between India। ये उन्होंने कहा था कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे अगर खुदा न करे किसी पे भी हमला होता है तो। In 1955, US influenced establishment of a very इंपॉर्टेंट रीजनल ट्रीटी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजर सीटो, जो कि हमने कल भी थोड़ा सा इसको टॉपिक में किया था, फॉर प्रोटेक्टिंग द मेंबर कंट्रीज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म। ये थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे आइजन हार्ट। वो जो थे, वो चाहते थे कि अमेरिका जो एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर है, रशिया, उसको रोका जाए। और उसको रोकने की तरकीब ये उन्होंने निकाली कि यूएसएसआर का जो एक्सपेंशन का पैटर्न था, या जिस तरह से वो अपने आप को बढ़ा रहा था दूसरे मुल्कों के ऊपर, वो ये करते थे कि उनके करीबी जो उनके जो नेबरिंग स्टेट्स थी, उनको वो एक एक करके इन्फ्लुएंस करके, अपने अपने पैसे देख के, डरा के धमका के, बाजू का अटैक करके, उनको अपने कैप्चर में करके, अपने कैप्चर में करने के बाद वो उनके ऊपर हमला उनको अपने साथ मिला लेते, और आगे बढ़ जाते थे। इतना बढ़ते बढ़ते ये वहां पे यूरोप तक, यानी कि जर्मनी भी आधा इनके पास था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, दो जर्मनी थे 1980s तक। तो 50s में देखें कि कितना उनका पावर बढ़ रही थी। तो यूएसएसआर की पावर को रोकने के लिए और उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए इन्होंने सेटो बनाया था। सीटो और सेंटो, आगे आएगा सेंटो भी। और वो जो था, इन्होंने उसको किया। इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रीज की लिस्ट, कंट्रीज की एक वो बनाई, ग्रुप, जिसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, कि पाकिस्तान भी क्योंकि रशिया के बहुत करीब नेबरहुड में, तो रशिया इस पे पर हमला ना कर दे। इन 1959 यूएसए वाज अलाउड टू एडमिनिस्ट्रेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अयूब खान टू बिल्ड एयर बेस इन पाकिस्तान। यूएसए नीडेड दिस स्पेस टू कंडक्ट स्पाइंग ओवर इट्स मेजर एनिमी रशिया। यही वो इंसिडेंट है जहाँ पे अयूब खान ने अपने मिलिट्री सोर्सेस और बेसेस दी
कि आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, और यहाँ पे यूएस आर्मी और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज आ गई, और यहाँ से बैठ के उन्होंने बहुत सारे बड़े एरिया के ऊपर अपने आप को एक्सपेंड किया, और रशिया तक पे वो स्पाइंग करते थे। U2 इंसिडेंट 1961 का उसी का था। अच्छा, ड्यूरिंग 1953 एंड 61, 500 एंड ये तकरीबन 6-8 सालों के अंदर $508 मिलियन यूएसए मिलिट्री एड पाकिस्तान को दी। यूएसए गेव एड पैकेज टू पाकिस्तान 1.6 बिलियन 1981, 4.2 बिलियन इन 1986। ये जिया के जमाने में, जो अखवान मेरिकल और हमने कल भी देखा था जिया के जमाने में, अखवान मेरिकल और वो जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी उसकी वजह से जो इतने सारे पैसे दिए गए थे, तो ये उस उन पे कॉम्पैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को इक्विप किया जा रहा था। ये एक इम्पॉर्टेंट है, सेल ऑफ F16 फाइटर जेट्स। ये F16 फाइटर जेट यूएसए ने पाकिस्तान को दिए। पहले तो जो थी वो दे दिए गए थे, मतलब बेच दिए गए थे, लेकिन उसके बाद इसकी पेमेंट तो लेके उन्होंने फिर इसकी डिलीवरी रोक दी थी, लेकिन बहुत अरसे के बाद फिर पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे ब्राउन अमेंडमेंट के बाद। प्रेस्लर अमेंडमेंट आ गई थी। ये प्रेस्लर अमेंडमेंट बताता हूँ। प्रेस्लर अमेंडमेंट वो लोग पूछ चुके हैं 1990 के अंदर, व्हाट वाज प्रेस्लर। प्रेस्लर अमेंडमेंट वाज पास अगेंस्ट पाकिस्तान। इट मेंशन दैट पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप परसुइंग न्यूक्लियर। उन्होंने कहा कि 1990 में कहा कि आप जो है ना अभी तक न्यूक्लियर अपनी पावर पावर बढ़ा रहे हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ये अब वो उनके पास खुद तो था, लेकिन वो दूसरों को नहीं चाहते कि दूसरों के पास आए, दूसरे कंट्रीज भी पावरफुल हो। इसलिए प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई भी चीजें नहीं देगा। अब ये उसकी प्रेसिडेंट अमेंडमेंट की कुछ चीजें हैं। पाकिस्तान फेल्ड टू गिव एनी गारंटी टू कन्विंस यूएसए दैट इट डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर प्रोग्राम। मोस्ट इकोनॉमिक एड वाज स्टॉप्ड बाय द प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मिलिट्री एड वाज also stopped. Then the finalized deal of military equipment were suspended, जिसमें F-16 भी रुक गए थे। Only around $3 billion allocated for the drug control were released। सिर्फ ड्रग कंट्रोल के लिए $3 बिलियन की जो एक एड थी वो उन्होंने दी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके बाद जो है वो एक ब्राउन अमेंडमेंट आई थी, जो इसके अंदर अभी मेंशन नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। ब्राउन अमेंडमेंट ये थी कि जिसने ये 1990 के बाद आई थी, 93 या 4 में, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद आ रहा। उसके अंदर कहा था कि ए वन टाइम पेमेंट कर दी, वन टाइम डिलीवरी कर दी जाए ऑफ द इक्विपमेंट। और वन टाइम डिलीवरी के अंदर वो जो F-16 फाइटर जेट्स थे जो कि रुके हुए थे, वो ब्राउन अमेंडमेंट के बाद हमें मिल गए थे। फिर उसके बाद दोबारा से सैंक्शंस लग गई थी। 1993 के अंदर प्रेसिडेंट क्लिंटन रिस्टोर्ड द सेल ऑफ द, ये वही ये वो ब्राउन ब्राउन अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट क्लिंटन सेल ऑफ द एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान। वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विजिटेड पाकिस्तान एंड प्रोमोटेड फ्रेंडली रिलेशन। बेनजीर भुट्टो विजिट यूएसए 96, ये 1996, यानी बेनजीर साहिबा की दूसरी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर वो वहां गई, और ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशंस हुए। ओवर द डिस्प्यूट ऑफ द सेल ऑफ यूएसए एग्री टू रिटर्न टू पेमेंट ऑन। लेकिन ये पेमेंट जो है मिलिट्री इक्विपमेंट की नहीं। फिर काफी सारा ये 16 F-16 का इशू जो है वो चलता रहा है। जैसे 93 के अंदर भी कुछ एयरक्राफ्ट मिले थे, लेकिन बाद में ये दूसरे एयरक्राफ्ट बाद में भी मिले हैं हमें। इवेंचुअली पाकिस्तान ने कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें एयरक्राफ्ट ही वापस दें आप। अच्छा, ये डिफरेंस ऑन द वेरियस सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया के। जब जहाँ जहाँ पाकिस्तान को डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, वो सुन लीजिए। 1962 के अंदर ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर, यूएसए प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू इंडिया। USA provided India support to India to be used against China. Pakistan protested and said that would be used against Pakistan later. Pakistan for the first time started to cultivate foreign relations with China. 62 में 1962 based because both of them had a common enemy India। 1962 में हुआ यह था कि चाइना इंडिया की लड़ाई हुई थी। चाइना इंडिया की लड़ाई के बाद चाइना भी इंडिया का दुश्मन बन गया, डिक्लेयर्ड। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया का एनिमी था। तो एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली चाइना के करीब हो गया, और चाइना भी पाकिस्तान के करीब हो गया कि उनके बॉर्डर, उन दोनों के बॉर्डर पे जो एक एनिमी है इंडिया, उसको वो क्रश उसको दबा सके, उसको प्रेशराइज कर सके। यूएसए प्लेस्ड आर्म एम्बार्गो अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1965। 1965 की वॉर के बाद इंडिया की फेवर में कह लीजिए, इंडिया की सपोर्ट में कह लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ट्रेड आर्म्स एम्बार्गो लगाया कि आप मजीद जो है ना वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, असलहा जो है ना नहीं खरीद सकते इंडियन इंडिया। यूएस। एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ट्रेड को रोकना। आर्म्स आर्म्स का मतलब है ये जो बंदूकें और ये तोपें और गोलियां और इक्विपमेंट होता है मिलिट्री, इसको रोकना।
तो एम्बार्गो का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना और ट्रेड पे रोक देना, किसी को स्टॉपेज ऑफ ट्रेड। USA suspended its aid program to Pakistan when Zia took over in 77 because it was a military rule. 1977 में जब जिया की हुकूमत आई तो ऑब्वियसली अमेरिका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। जिसकी वजह से जब जिया की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हैज बिकम अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप के साथ हम काम नहीं करते। तो 2 साल तक मिलिट्री एड रुकी रही, उसके बाद हो गया अफगान मेरेकल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अफगान मेरेकल 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान में हमला किया तो पाकिस्तान की सारी ट्रेड ओपन हो गई, बल्कि नई नई और ज्यादा पाकिस्तान को पैसे मिलने लगे। उसकी रीजन ये उन्होंने बताई कि जी अब अफगानिस्तान के अंदर हमें रशिया को काउंटर करना है, रशिया को रोकना है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की मदद करें। प्रेस्टर अमेंडमेंट ये हमने हो चुका है, इससे रोक दी थी वेपन की से। 92 यूएसए वंस अगेन प्लेस इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान मुख्तलिफ जमाने में। ब्राउन अमेंडमेंट 96 केम विच अलाउड वन टाइम वेवर टू पाकिस्तान फॉर द सप्लाई ऑफ वेपन्स फ्रॉम यूएसए फॉर विच पाकिस्तान had already paid. In 1998 में when Pakistan declared its economic program and tested its first nuclear weapon, USA placed economic sanctions on Pakistan again. 98 में ये नवाज शरीफ का सेकंड टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर जब दोबारा से पता चला कि जी पता क्या चला, डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने मई में कि जी हम न्यूक्लियर पावर हो चुके, बम ब्लास्ट करके, तो अमेरिका ने कहा कि भाई अब आपके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे। वो बाद में सैंक्शन थोड़े थोड़े करके हटती गई, लेकिन उस वक्त बहुत जबरदस्त किस्म की हमारे पास इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई थी 1998 के बाद। सो दिस वाज, अगर आप ये सारा कुछ लिखाते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। इन 1950s there was another organization established by USA called CENTO, Central Treaty Organization। ठीक है ना? पाकिस्तान was also a member of this one as well। ठीक है, ये भी हो गया कवर। आपकी क्या है, रिलेशन विद यूके एंड कॉमनवेल्थ, ये भी हमें करनी है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। और ये गुड रिलेशंस पाकिस्तान के कब कब कैसे कैसे रहेंगे। पोस्ट पार्टीशन ब्रिटेन फैसिलिटेट पाकिस्तान टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि आप आजाद हैं, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे आप करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। यूके बैक पाकिस्तान इन अफगानिस्तान रशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्योंकि यूएस से रशिया के खिलाफ था, तो ब्रिटेन ने भी मदद की पाकिस्तान की यूएसए के साथ मिलकर। यूके गिव 30 मिलियन एड टू हेल्प अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान। जो अफगान रेफ्यूजीज अफगान वॉर की वजह से पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी हेल्प की। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज द फर्स्ट वेस्टर्न लीडर टू विजिट इन 1981 जो था, उसमें बहुत बड़े जो लीडर में थे उनमें से एक पहला प्राइम मिनिस्टर था। क्वीन विजिटेड पाकिस्तान 1961। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की, वो आई, और वो शी वॉज ऑब्वियसली द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो उनका एक बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल था और बहुत इंपॉर्टेंट उनकी विजिट थी। देयर हैव बीन गुड ट्रेड लिंक्स बिटवीन यूएसए बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूके गिव 16 मिलियन pound to help refugees in Balochistan and NWFP. Pakistan was a Commonwealth member until 1971। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ तो मैं बता दूं आपको, कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दोज कंट्रीज विच वर वंस पार्ट ऑफ ब्रिटिश कलोनियल एम्पायर। उसमें सारे कंट्रीज हैं यूएसए के अलावा। तो पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ का मेंबर था। कॉमनवेल्थ एक बहुत अच्छी एक कम्युनिटी बनी हुई थी, उसमें सारे कंट्रीज एक दूसरे की सपोर्ट करते थे, और उसकी सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन भी करता था। और उसके अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर स्कॉलरशिप थे, एजुकेशन प्रोग्राम थे, हेल्थ प्रोग्राम्स थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, बहुत सारी चीजें थी। और इनके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते थे, स्पोर्ट्स ओलंपिक जैसे होते हैं ना, उसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते थे। तो
उसके अंदर 1971 के अंदर कॉमनवेल्थ को पाकिस्तान ने छोड़ दिया। उसकी रीजन ये थी कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तो बांग्लादेश आजाद होने के बाद बांग्लादेश बिकेम ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ एज वेल। तो पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज किया कि आप बांग्लादेश को क्यों कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाते हैं, हम इसको आजाद मुल्क नहीं मानते, जो कि अर्ली पाकिस्तान का प्रॉब्लम था। लेकिन बाद में पाकिस्तान वापस कॉमनवेल्थ के अंदर आ गया था। ये 1989 के अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर वापस आ गया। तो 71 से लेकर 89 तक 18 ईयर्स पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं था। Political and economic support received from Commonwealth. The Colombo Plan was established in 1950 to provide aid to this region and especially Pakistan as well. Pakistan joined Commonwealth in 1989. Uneasy relations. The Commonwealth did not always give political support to Pakistan in Pakistan's difficult time, especially its war against India, क्योंकि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का मेंबर था और पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा मुल्क था, तो कॉमनवेल्थ और यूके उसकी सपोर्ट करते थे। द कॉमनवेल्थ डिड नॉट सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री रूल। सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि अयूब खान का मिलिट्री रूल और जिया का मिलिट्री रूल और इस तरह जितने भी मिलिट्री रूल है, उसको सपोर्ट नहीं करता था कॉमनवेल्थ, क्योंकि वो कहते थे कि डेमोक्रेसी शुड बी द रूल ऑफ द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो होता नहीं था, तो फिर वो नाराज होते थे। तो कॉमनवेल्थ डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान इट्स वॉर अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान क्वेश्चन ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द स्विस स्विस कॉन्फ्लिक्ट। स्विस कॉन्फ्लिक्ट ये है कि स्विस कनाल है, जो कि अफगानिस्तान, सॉरी, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है। वहां से उस एरिया को, ये वहां से बीच में से रास्ता निकलता है, तो स्विस कनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। तो उसको इस पे ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट के ऊपर पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया था, जो कि ब्रिटिश को नाराज, मतलब अच्छा नहीं लगा। लैक ऑफ यूके सपोर्ट इन 1965 कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी भी बताया मैंने। बंगला recognize UK in UK recognized Bangladesh in 1971. Pakistan left the Commonwealth protest 1971. OIC, ये भी एक अलग सवाल आपका आता है कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड OIC। इट्स फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है इसको। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट एंड इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द मुस्लिम कंट्रीज। सारे मुस्लिम कंट्रीज सारे एक साथ मिलके आए और वो अच्छे से उसको चलाएं। द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन मोरक्को 1969। In its first meeting, around 26 Muslim nations participated, which included Pakistan as well. OIC adopted this charter in 1972. The second OIC meeting was held in Lahore 1974. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनको बुलाया था यहाँ पे। इसके साथ ही एक और चीज ये हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट भी हुई थी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा एक आर्टिकल ये कहता था कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। और ये जो सेकंड पाकिस्तान के अंदर वो हो रही थी इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, तो उसके ऊपर सारे इस्लामिक कंट्रीज ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया एज इंडिपेंडेंट कंट्री, और उन्होंने कहा था कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो पाकिस्तान हैड टू चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू अकोमोडेट द मेंबरशिप ऑफ बांग्लादेश इन देयर एन इनविटेशन ऑफ बांग्लादेश इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश एज इंडिपेंडेंट कंट्री जब फर्स्ट टाइम आया है तो 1974 में आया है थ्रू OIC। इट वॉज अटेंडेड बाय मोर देन 30 मुस्लिम कंट्रीज। वो जो भुट्टो साहब ने करवाई थी उसमें यासर अराफात भी आए थे, पैलेस्टाइन के बहुत बड़े लीडर थे। इट emphasized on Pakistan's importance in Islamic world. The name and emblem were changed to Organization of Islamic Cooperation in 2011. OIC वही था लेकिन इस्लामिक कॉपरेशन हो गया। द समिट ऑफ OIC वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद एंड लास्ट समिट हुई थी 22 के अंदर, मार्च 2022 के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान चाइना रिलेशन ये भी है, जाहिर है ये हैं तो सभी इंपॉर्टेंट, तो हमें पढ़ना है ये। पाकिस्तान चाइना रिलेशन, सपोर्ट फॉर चाइना ज्वाइनिंग द यूनाइटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है पाकिस्तान से एक आध साल के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, एज ए कंट्री बना जो कि आज कंट्री है। तो उसकी जब इंक्लूजन हुई थी 1962 के अंदर, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा था कि चाइना शुड बी द मेंबर ऑफ द OIC, और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था, बल्कि नाम भी दिया था उसको प्रपोज किया। तो 52 में चाइना मेंबर बना है OIC का, सॉरी OIC कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस का। Boundary issue settled in 1963. Agreement showed the two countries were looking to further future rather than the past. 63 के अंदर एक्चुअली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में कश्मीर के ऊपर बॉर्डर के अंदर आस्काई चीन एक एरिया है, वहां पे पाकिस्तान और चाइना का थोड़ा सा इशू था। पाकिस्तान ने उसको सरेंडर कर दिया कि जी आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, और बहुत अच्छे से उसको रिजॉल्व किया। इसको करवाने वाले भुट्टो साहब थे 63 के। जन भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान की गवर्नमेंट में। ट्रेड डेवलपमेंट इन 1960 एंड 60 $60 million की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
इंटरेस्ट फ्री लोन पाकिस्तान को मिला मशीनरी इंपोर्ट पे। चाइना परमिटेड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन टू यूज एनी चाइनी एयरपोर्ट इन 63, इंक्रीजिंग मूवमेंट एंड ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, इंक्रीज नंबर और नंबर्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम चाइना, जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स, ये सब 60 के अंदर। 62 के बाद से बहुत तेजी से पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप बढ़ी है। इन 72 कराकोरम हाईवे प्रोवाइडेड द फर्स्ट रोड लिंक एंड ओपन 12 टू टू कंट्रीज अप टू ट्रेड एंड टूरिज्म। ये कराकोरम हाईवे, आपको नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में रोड लिंक है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ रोड लिंक, क्योंकि वहाँ पे सारा माउंटेनियस एरियाज है। उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़े अच्छे से इन्होंने रोड बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, आज भी बहुत बिजी रूट है। In 86, a nuclear power treaty was signed indicating the wish of the two countries to be allies and work together. Less success, 1968, 58, 59, 59 के अंदर पाकिस्तान was developing closer relation। अच्छा, ये 62 की इंडिया चाइना की जंग से पहले पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। और चाइना यूएसए नेशन, यूएसए के साथ तो दूसरी चीजों के साथ था, तो चाइना का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन तिब्बत पे काफी इशू था दूसरे कंट्रीज को, और क्योंकि इंडिया को इशू था तो वो नाराज होते थे कि जी आप चाइना की सपोर्ट क्यों कर, सॉरी, चाइना कहता था कि आप यूएसए की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात उससे खराब थे। During 71 war, China could offer less support to Pakistan due to the pressure from USSR and USSR ऑन चाइना। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग 71 की वॉर के अंदर शायद चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पे हमला कर देगा उस साइड से, और इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ओवर कश्मीर। कश्मीर के मसले पे चाइना ने सपोर्ट तो की है, लेकिन वो उतनी सपोर्ट नहीं जितनी पाकिस्तान चाहता था। चाइना कूल्ड रिलेशन ड्यू टू कंसर्न्स दैट instability might be caused among Muslim living in China। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में, चाइना के बहुत सारे, चाइना के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं उसके अंदर काफी मुस्लिम पॉपुलेशन है। और उनको लगता था कि पाकिस्तान के थ्रू ये ना हो कि वहां पे एक पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान कोई मुस्लिम नेशन है तो वहां पे इनस्टेबिलिटी आ जाए चाइना के मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर। ये वो चीजें थी जिसकी वजह से इनकी। पाकिस्तान एज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 1971, 47 एंड हो गए। ये जो इंटरनेट जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या क्या मेंबरशिप रही है। यूनाइटेड नेशन का 47 से लेके आज तक मेंबरशिप रही है। सीटो 74 में ज्वाइन किया, सेंटो 55 में ज्वाइन किया, ओआईसी 69 में ज्वाइन किया, रीजॉइन कॉमनवेल्थ 89 871 में ओआईसी ज्वाइन किया। सॉरी, 71 में शुरू से कॉमनवेल्थ का मेंबर थे, 71 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया और 89 में वापस आ गया। नैम नैम एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, 1960 से पाकिस्तान इसका मेंबर था। फिर पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया था क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग हो गई थी। फिर उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पाकिस्तान ने रीज्वाइन की 1979 के अंदर। ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने जो ज्वाइन की है मुख्तलिफ, तो इन सबको अगर आप लिख देंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ट्रबल्ड मेंबरशिप, लेफ्ट कॉमनवेल्थ 71 एंड केम बैक इन 89। सीटो 72 में छोड़ दिया था। फिर क्या नाम है पाकिस्तान का, सीटो कब ज्वाइन किया उसका नहीं, लेकिन 79 लेफ्ट सेंटो इन 79 बिकॉज पाकिस्तान फेल्ट दैट सेंटो वाज नो लॉन्गर मीटिंग इट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। कश्मीर इशू के ऊपर भी इनकी किसी की सपोर्ट नहीं मिलती थी, तो यूनाइट के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान को। अच्छा, पैलेस्टाइन का इशू जरा देख लीजिए पैलेस्टाइन को, कि अभी भी आजकल बहुत ज्यादा जंग हो रही है, तो पैलेस्टाइन के ऊपर सवाल ना आ जाए, तो इसको जरा देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडेम्ड द क्रिएशन ऑफ इसराइल इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन सेटलमेंट जूज एंड पैलेस्टाइन। 1947 45 की में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद से पैलेस्टाइन, उसको इसराइल को जब बनाया गया था तब से ही पाकिस्तान कहता था कि ये गलत हुआ है, तो पैलेस्टाइन की सपोर्ट करता था पाकिस्तान शुरू से। फ्रॉम द बिगिनिंग पाकिस्तान इज कमिटेड टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ द लैंड फ्रॉम इसराइल। और ये कायदे आजम की जो पहली फॉरेन पॉलिसी थी वो भी कहते थे कि पैलेस्टाइन की हम मदद करेंगे और पैलेस्टाइन का राइट है कि वो एग्जिस्ट करे। एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। और ऑब्वियसली उसके एक और रीजन भी है कि वहां पे अलग भी यही आगे हम देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड द सेम सिचुएशन वाज क्रिएटेड इन पैलेस्टाइन, दैट्स व्हाई
Pakistan shows strong affiliation with the creation of the people of Palestine. The Israeli attack on Al-Aqsa Mosque in 1969 sparked a strong reaction from the Muslim world and Pakistan. Al-Aqsa जो है वो the पहला किबला अव्वल है मुसलमानों का, तो पाकिस्तान उसके साथ बहुत strong relationship feel करता है. Palestine has been a strong unifying force among the all Muslim countries, especially Pakistan. Third OIC meeting was hosted by Pakistan 74, which strongly supported the cause of the Arab-Israeli war in 73. तो ये सारे पैलेस्टाइन इशू को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और आजकल क्योंकि पाकिस्तान पैलेस्टाइन इशू बहुत बहुत हाईलाइटेड है, तो इस वजह से वहां पे आ सकता है.